मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। लास्ट अपनों ने डीवी एक्ट के चैप्टर 1 के बारे में बात किया था, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर किया था। आज बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपने एक्ट पढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, उस एक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। जबकि अपनों ने सेक्शन 2 पढ़ा था, उसमें अपनों ने देखा था कि 2G में घरेलू हिंसा के बारे में बताया था, जो डेफिनेशन क्लोज में आती है। बट उन्होंने भी क्या कह दिया वहाँ पे कि आप जाके सेक्शन 3 पढ़िए। तो मतलब घरेलू हिंसा की डेफिनेशन, उसकी कंप्लीट यानी कि वो क्या कहना चाहता है, किस एक्ट को अपनों ने घरेलू हिंसा काउंट किया है, वो सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं इस चार्ट के माध्यम से इस कंप्लीट सेक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी तब मैं ऐसे पढ़ती थी जिसमें सेक्शन, सब सेक्शन, सब क्लोजेस सब कुछ आते थे। तो मेरे को लगता था कि प्लीज़ कोई मेरे को इसका इजी टाइप बता दो ताकि मैं इसको याद रख सकूं। तो आपकी वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज लेके आई हूँ कि इस सेक्शन को अपने एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और अगर आप उसके की पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप एग्जाम में उसको ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जो घरेलू हिंसा की परिभाषा की बात करता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ घरेलू हिंसा। इससे पहले घरेलू हिंसा अपनों ने पढ़ी सेक्शन 2 के जी में। ठीक है, अब क्या बात करता है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा किसे कहेंगे। तो सबसे पहले लाइन में बोलते हैं कि जो प्रत्यर्थी है, जो रेस्पोंडेंट है, उसके एक्ट, ओमिशन और कंडक्ट या किसी एक्ट का करना घरेलू हिंसा गठित करेगा। अब देखिए, ये एक्ट, ओमिशन, कंडक्ट और किसी एक्ट का करना, अब इससे क्या पता चलता है कि देखो, अपने ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, तो वैसे ही अपने आईपीसी में पढ़ते हैं एक्ट और ओमिशन। ठीक है, कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें अपनों को बताया है कि एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है। देखिए, एक्ट का मीन्स होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और ओमिशन का मतलब होता है बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और बाउंड बाय लॉ। देखिए, लॉ में अगर अपनों को कुछ करने के लिए प्रोहिबिट कर रखा है, जैसे कि अपनों को किसी पब्लिक प्लेस पे अपनों को स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, तो मतलब वो अपनों को एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ बताया हुआ है, तो वो कहता है एक्ट क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब ओमिशन बाउंड बाय लॉ, मतलब कि किसी यानी कि किसी एक्ट में या अपनी ऐसी ड्यूटी बताई हुई है जो अपनों को करना है। मतलब एक जेलर है, उसका काम है कि उसके कैदी को खाना देना, तो वो क्या है, बाउंड बाय लॉ है, उसको खाना देना उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करता तो वो पनिशेबल होता है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ आया, एक्ट क्या होता है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ओमिशन क्या होता है, बाउंड बाय लॉ। तो ये कहता है कि जो रेस्पोंडेंट है, अब देखो ये रेस्पोंडेंट, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप यही वीडियो पॉज करके आप मेरी पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो प्रत्यर्थी, इसको पढ़ा था अपनों ने सेक्शन 2 के 2Q में। रेस्पोंडेंट पढ़ा था कि रेस्पोंडेंट का कोई एक्ट या कोई ओमिशन, एक्ट और ओमिशन क्लियर, और कंडक्ट मतलब ऐसा कोई बिहेवियर करता है या एक्ट का करना घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वे इन 4 प्रकार, ये 4 चीजें करता है। ये की पॉइंट है, जब आप जैसे फर्स्ट क्लोज के आगे आप एरो करके लिख सकते हैं कि ये बॉडी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या किसी को धमकी देना या कोई अन्यथा क्षति देना, तो शरीर संबंधी, संपत्ति संबंधी, या धमकी देना या अदर क्षति। ठीक है, अब इसको अपने बेरेक्ट लेके पढ़ते हैं ताकि वो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, फर्स्ट में कहता है शरीर संबंधी क्या क्या आ सकता है कि जो व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन, सुरक्षा, अंग की या उसकी शारीरिक या मानसिक भलाई की अपहानि करता है। मतलब जो प्रत्यर्थी है वो ऐसा कोई एक्ट, ओमिशन या कंडक्ट करता है जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य को, जीवन को, सुरक्षा को या उसकी शारीरिक या मानसिक अपहानि कारित करता है, और उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन करता है, और या उसके ऐसे करने की प्रवृत्ति है, मतलब वो आदी है इस चीज़ का करने का कि व्यथित व्यक्ति को परेशान किया जाए। ठीक है, और इन सब के अंतर्गत क्या आता है, शारीरिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग और भावनात्मक दुरुपयोग। अब ये 4 चीज़ें क्या है, ये अपने आगे पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन में 4 चीज़ें डिफाइन है, बट अभी अपने यहाँ तक ही इसको लिमिट रखते हैं, यहीं तक ही करते हैं ताकि अपने आगे समझते जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया फर्स्ट क्लोज। सेकेंड क्लोज में क्या कहते हैं कि संपत्ति संबंधी। अब संपत्ति संबंधी में क्या आते हैं कि जो व्यथित व्यक्ति के
व्यथित व्यक्ति को क्या करता है, दहेज के लिए या किसी संपत्ति के लिए या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधि विरुद्ध मांग कर या उसको प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, उसको परेशान करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति को उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन करता है। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर। फर्स्ट क्या था कि प्रत्यर्थी के एक्ट, ओमिशन, कंडक्ट या किसी एक्ट का करना उसके शरीर को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है या संपत्ति की रिलेटेड उसको क्षति पहुंचाता है। थर्ड कहते हैं कि ए और बी क्लोज में दोनों में से इन दोनों चीज़ों को लेते हुए उसको धमकी देता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को लेते हुए उसको धमकी देता है या उसका प्रभाव रखता है। ठीक है, और फोर्थ में क्या कहता है कि अदर कोई क्षति है प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को पहुंचाता है, चाहे उसमें शारीरिक हो या मानसिक हो। मतलब कि ऐसी क्षति पहुंचाता है, या तो वो शारीरिक हो सकती है या मानसिक हो सकती है। ठीक है, ये 4 चीज़ें क्लियर। मतलब मैं एक ब्रीफ में बताती हूँ कि प्रत्यर्थी का कोई एक्ट, ओमिशन, कंडक्ट या कोई एक्ट का करना घरेलू हिंसा गठित करता है, जिसमें या तो शरीर संबंधी वो ऐसी क्षति पहुंचाता है या संपत्ति संबंधी उसको नुकसान करता है या उस चीज़ की धमकी देता है या कोई अदर क्षति करता है जिससे उसको शारीरिक या मानसिक अपहानि होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 में 4 चीज़ें बताई हुई है जो अपनों ने फर्स्ट क्लोज में पढ़ा कि उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक दुरुपयोग करता है। उन चारों का मतलब क्या है? तो यहाँ पे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले शारीरिक दुरुपयोग के बारे में देखिए क्या कहते हैं कि शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई एक्ट या कंडक्ट है, शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई एक्ट या कंडक्ट है जो ऐसी प्रकृति का है जिसमें व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या उसके अंग को या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उसके स्वास्थ्य के विकास का ह्रास करता है। मतलब वो ठीक होने वाली होती है बट फिर उसको ऐसा कोई काम कर देता है कि वो वापस बीमार हो जाती है या उसको शारीरिक या मानसिक अपहानि होती है। ठीक है, ऐसा कोई एक्ट करता है और इसके अंतर्गत क्या है, हमला है, आपराधिक बल है और आपराधिक अभित्रास है। अब ये तीनों चीज़ें आईपीसी में डिफाइन है। आप लिख सकते हैं नोट्स में कि हमला जो है 351 में दिया हुआ है, आपराधिक अभित्रास है वो 503 में दिया हुआ है और आपराधिक बल जो दिया हुआ है 350 में दिया हुआ है। ये तीनों चीज़ें अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे तो मैं इस पे भी एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये हो गया शारीरिक दुरुपयोग। अब होता है लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक दुरुपयोग से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण करता है। मतलब कि उस फीमेल की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है, इसमें लैंगिक दुरुपयोग आता है। फिर आता है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। देखिए, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग अब क्या होता है कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। अगर कोई लेडी ऐसी है जो माँ नहीं बन सकती तो उसको बार बार उस चीज़ के लिए हर्ट करना कि तू माँ नहीं बन सकती, या वो ओनली बेटी को जन्म देती जा रही है तो उसको उस चीज़ का अपमान करना कि तू बेटे को नहीं जन्म दे रही। तो आर्थिक और भावनात्मक दुरुपयोग में ये चीज़ें काउंट होती है। ठीक है, देन आता है आर्थिक दुरुपयोग। अब आर्थिक दुरुपयोग में भी 3 क्लोजेस दिए हुए हैं। आर्थिक दुरुपयोग में भी 3 क्लोजेस दिए हुए हैं। अपनों को ये कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है बट अपने इसको ऐसे समझेंगे कि आर्थिक दुरुपयोग में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है आर्थिक स्रोतों से वंचित करना। मतलब ऐसी उसकी चीज़ें हैं फीमेल की या व्यथित व्यक्ति की जिसको तुम उसे यूज़ ही नहीं करने दे रहे। अगर वो तुम्हारे साथ उसी घर में रह रही है तो तुम उसे जो वॉशरूम सभी यूज़ कर रहे हैं आप उसको यूज़ नहीं करने दे रहे, जिस रूम में वो पहले रहती थी आप उसमें नहीं रख रहे, या बाकी नॉर्मल चीज़ें जो अपने डेली रूटीन में यूज़ करती थी वो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे। मतलब तो उसको आर्थिक स्रोतों से वंचित करना और उसकी संपत्तियों का अन्य संक्रमण करना। मतलब उसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको तुम बेच रहे हो, उसको तुम लोगों को दे रहे हो, तो वो क्या होता है, इसमें आर्थिक दुरुपयोग में काउंट होता है। फिर आता है सुविधाओं का निषेध। मतलब उसकी ऐसी चीज़ें जो स्त्री धन वगैरह है, उसकी अदर चीज़ें जैसे उसके पास कोई गोल्ड है तो आप क्या कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, उससे छीन रहे हो, तो इन सब चीज़ों में सुविधाओं पर निषेध लगा रहे हो, उसको यूज़ नहीं करने दे रहे। मतलब कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहनने दे रहे, उसको फटे फुटे कपड़े दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती है। तो आर्थिक दुरुपयोग में आर्थिक स्रोतों से वंचित करना, संपत्तियों का अन्य संक्रमण, सुविधाओं पर निषेध। ठीक है, ये चीज़ें। देन स्पष्टीकरण 2 एक्सप्लेनेशन 2 में कहते हैं कि ऐसा कोई एक्ट, प्रत्यर्थी का जो एक्ट है, जो ओमिशन है, जो कंडक्ट है, वो किस पे डिपेंड होता है, तो वो किसी फैक्ट्स पर और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड होता है। तो उनको देखते हुए अपने जो कोर्ट क्या करेगी, आगे प्रोसीडिंग करेगी। मतलब जो प्रत्यर्थी है उसका एक्ट, ओमिशन और कंडक्ट किस पर निर्भर करता है, वो तथ्यों पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये देखिए सेक्शन 3 है घरेलू हिंसा की परिभाषा। इसको अगर आप ऐसे याद करोगे
तो ये सेक्शन आप कभी नहीं भूलोगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच।